अस्सलाम वालेकुम गिलास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास से उसको डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूईटी के पेपर में पूछे गए। सो ना क्वेश्चन नंबर 1, द नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ह्यूमन आइज। अब हम लोग जो है जब ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग एक बात पढ़ते हैं, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारे पास जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन होता है ह्यूमन का, वो बेसिकली हमारे पास 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, या फिर हमारे पास 250 मिलीमीटर होता है। और जब हम लोग जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम उनको सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला लिखूं तो वो हमारे पास होता है m = P0/Q0 मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। इस तरीके से भी आप जो है वो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अभी जो क्यू होता है इसको कभी कभी हम लोग जो है वो 25 सेंटीमीटर भी लिखते हैं, कभी कभी हम लोग जो है वो इसको 250 मिलीमीटर भी लिखते हैं। और ह्यूमन आई की जो रेंज होती है, हमारे पास जो ह्यूमन आई है उसकी जो हमारे पास रेंज होती है वो इन्फिनिटी से लेकर हमारे पास 25 सेंटीमीटर तक की हो रही होती है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। अब हमारे पास जो प्रोसेस है वो चार प्रोसेस है। वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ऊपर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर हम लोग ना सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, और ना सिस्टम हमें जो है वो वापसी हीट देता है। तो इस वजह से हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो क्यू है, ठीक है, वो कैसी है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। क्यू बोले तो हमारे पास हीट। और आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास जो है कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट की बात हो गई। साथ ही साथ हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसके अंदर हमारे पास जो बॉयल्स लॉ होता है वो वैलिड वैलिड होता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ हमें वाली बात बताता है कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है वो वैलिड है। और आइसोथर्मल में हमारे पास जो इसकी जो इक्वेशन है वो है PV = K। सिमिलरली हमारे पास जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर हमें कहा जाता है कि जो प्रेशर है वो हमारे पास कैसा होता है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। सो आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है, आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। इस जीरो को आप जो है वो कांस्टेंट से अगर ट्रीट करोगे तो काफी अच्छी बात रहेगी। आइसो आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो कैसी है, सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। और हमारे पास बच गया था आइसोकोरिक, सॉरी, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो चार्ल्स लॉ होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो चार्ल्स लॉ होता है वो वैलिड होता है, क्योंकि हमारे पास चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टेम्परेचर के, और उस वक्त हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट किया जा सके। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है कि वॉल्यूम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, प्रेशर ऑन वर्टिकल एक्सिस। हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो बनता है हाइपरबोला। कभी कभी हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, दैट इज 1/V। और हमारे पास ये बन जाएगा इधर P। उस वक्त हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। तो ये दो ग्राफ हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दैट इज 1/V और P का ग्राफ, और एक V और P का ग्राफ। तो V और P का ग्राफ हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और 1/V और P का ग्राफ हमारे, सॉरी, V और P का ग्राफ हमारे पास जो हाइपरबोला आता है, और 1/V और P का ग्राफ हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी प्रोसेस डज अ 4 स्ट्रोक इंजन अंडरगोस। हमारे पास जो इंजन होता है ना उसकी हमारे पास जो है वो दो बड़ी टाइप्स होती है। एक टाइप हमारे पास कहला रही होती है 2 स्ट्रोक इंजन, एक हमारे पास कहला रही होती है 2 स्ट्रोक इंजन, और एक हमारे पास कहला रही होती है 4 स्ट्रोक इंजन। हमारे पास जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है ये अपना जो एक साइकिल होता है वो 360 डिग्री में कंप्लीट करता है। और हमारे पास जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, हमारे पास ये जो साइकिल होता है ये अपना एक साइकिल ये 720 डिग्री के अंदर अपना कंप्लीट कर रहा होता है। अच्छा, चाहे हमारे पास 2 स्ट्रोक इंजन हो या चाहे हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन हो, दोनों में हमारे पास जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो 4 प्रोसेस हो रहे होते हैं। दोनों के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो 4 प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहले हमारे पास जो है वो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो दाखिल होता है,
फिर हमारे पास जो गैस है उसको कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो स्पार्क इग्नाइट होता है। फिर हमारे पास जो है वो पावर जनरेट होती है, एंड देन फाइनल हमारे पास जो है वो एग्जॉस्ट होता है। दोनों के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे प्रोसेस होते हैं, दोनों के अंदर हमारे पास चार प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जब आप इंशाल्लाह आगे जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब फील्ड्स पढ़ोगे, फिर आपको वाली बात जो है वो लाजमी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर लाजमी सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाया जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। देखो आपके पास साउंड क्या है, साउंड आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड क्या है, साउंड आपके पास, मैं बोलूँ साउंड क्या है, साउंड आपके पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर वेव जो है, अगर वो सीधे हाथ पे जा रही है, अगर आपके पास जो वेव है वो सीधे हाथ पे जा रही है, तो आपके पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी सीधे हाथ के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर आपके पास जो वेव है, ठीक है, अगर वो ऊपर जा रही है, अगर आपके पास जो वेव है वो ऊपर जा रही है, तो आपके पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी आपके पास ऊपर वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब आपके पास ये है कि वेव का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चलना जो है वो बेसिकली आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहला रहा होता है। सो आपके पास जो साउंड्स होते हैं, इनको आपके पास जो है वो एक अदर मीडियम चाहिए होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन करने के लिए। यही वजह है कि सन के ऊपर लातादाद जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है वो हमारे कानों तक इस नहीं आ रही। रीजन इसका ये है क्योंकि दरमियान में हमारे पास कोई भी जो है वो मीडियम जो है मौजूद नहीं है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास जीरो होती है। साथ ही साथ ना आपके पास एक रिलेशन होता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास टेम्परेचर के साउंड के ऊपर, ठीक है। सो यानी कि V1/V2 इक्वल्स टू अंडर रूट T1/T2, ठीक है। अब कभी कभी हमारा जो एग्जामिनर है वो ये कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एसटीपी के ऊपर 332 है या 340 है, ठीक है। सो T1 जो है आपके पास उस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है। आप ये बताओ कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास जो साउंड की स्पीड है वो कितनी होगी। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसका आसान तरीका आपके पास ये है कि अगर आपने वेलोसिटी पता लगानी हो, अगर आपने साउंड की वेलोसिटी पता लगानी हो अदर देन 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने साउंड की वेलोसिटी पता लगानी हो अदर देन 1 डिग्री सेल्सियस, हम कह लेते हैं अदर देन 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होगा वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। आप क्या करें, आप 0.61 को, आपके पास जो गिवन टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, आप इस 0.61 को 50 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड कर दें आप 340 के अंदर, तो आपके पास जो है वो वेलोसिटी निकल आ जाएगी उस गिवन टेम्परेचर की। तो इस तरीके से आप जो है वो कैलकुलेशन को करिएगा एप्टीट्यूड के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, when effective value of current is 10 ampere, what is its peak value। हमारे पास जो आई करंट का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है IRMS इक्वल्स टू 0.707 मल्टीप्लाई बाय आई पीक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये 0.707 जो है ना, यहाँ के पास 1/√2 के बराबर होता है। तो IRMS इक्वल्स टू आई पीक डिवाइडेड बाय √2। ओके, तो आप इस √2 को वहां भेज दो, तो ये बन जाएगा आपके पास √2 मल्टीप्लाई बाय IRMS इक्वल्स टू आई पीक। अब आपके पास जो IRMS है उसकी वैल्यू आपको गिवन की हुई 10 सॉरी, √2 जो है वो आपका बराबर होता है 1.41 के इक्वल्स टू आई पीक। 1.41 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14.1 एम्पियर, विच इज आपके पास डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इज 1 रेडियन पर सेकेंड, इट्स लेंथ विल बी। अब आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, दे बोथ आर द सेम थिंग। अब आपके पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू आपके पास होती है G/L। नाउ अब आपको L चाहिए तो आप यहाँ पे कर लो SBS, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू G/L। अब आप जो L है उसको सेपरेट कर लो, तो ये बन जाएगा L इक्वल्स टू G/ओमेगा स्क्वायर। G की वैल्यू आपके पास होती है 9.8 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आपके पास जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके पास लेंथ आ रही है 9.8 मीटर, इट इज ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज, वोल्ट का मतलब है वोल्टेज। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो होता है वोल्टेज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो आपके पास क्या बताता है, वो आपको बता रहा होता है वोल्टेज। अब इस क्यू का वहां भेज दो, तो बन जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जो वर्क डन हम लोग करेंगे, वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहला रहा होगा, ठीक है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का वर्क डन करने पे हम लोग जो एनर्जी ले रहे होंगे उसे हम लोग कहेंगे दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपके पास एनर्जी यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। तो 1 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट, आपके पास जो चार्ज है वो बराबर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20 के। तो ये आपके पास बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20 जूल। तो आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 20 जूल के बराबर है, या फिर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, अ वायर 3 मीटर लॉन्ग ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर has a conductance of 1.25 per ohm. What is the resistivity of the material of the wire? आपके पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है दैट इज आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस के साथ हमारे पास जो रिलेशन चल रहा होता है, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस के साथ हमारे पास जो रिलेशन चल रहा होता है वो चलता है इनवर्स, यानी कि 1/k इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब इस ए को आप वहां भेज दो, तो ये बन जाएगा A/K मल्टीप्लाई बाय एल इक्वल्स टू रो। ओके, अब आपके पास जो के उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। अब जो ए है वो है आपके पास 2 मिलीमीटर स्क्वायर, हम इसको 2 मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हमें पता है कि 1 मीटर आपके पास बराबर होता है 10 की पावर क्यूब मिलीमीटर के। तो 1 मिलीमीटर आपके पास किसके बराबर होगा, 1 मिलीमीटर आपके पास बराबर होगा 10 की पावर-3 मीटर के। यहाँ पे आप एसबीएस कर लो, तो बन जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर-6 मीटर स्क्वायर। सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास 10 की पावर-6 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, सो ये बन गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-6 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू है आपके पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय 3। 1.25 का मैं पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-6 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर-2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अपने 2 को डिवाइड करना है 125 से। ओके, और ये 10 की पावर-2 जो है ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की पावर+2, इसको हम बाद में देख लेंगे। आपने 2 को डिवाइड करना है 125 से, कैसे करेंगे, आपके पास 2 अंदर चले जाएगा, 125 के पास बाहर आ जाएगा। अब आपके पास 125 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 125 के टेबल में आपके पास 20 भी नहीं आता, ठीक है। अब आप ऊपर भी जीरो लगाओगे और आप नीचे भी जीरो लगाओगे, ठीक है। तो 125 वन से आपके पास जो है 125 और 125 टू सा जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 100 100 एक सा 100 और 25 दो सा आपके पास बराबर होता है दैट इज 50 के। तो 100 प्लस का 50 आपके पास बराबर होगा दैट इज 250 के। ओके, सो ये आपके पास बराबर होता है 250 के। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 0.01 आएगा और ये आपके पास बन जाएगा 125, ठीक है। अब इसको आपने जो है माइनस करना है। अब माइनस करने का तरीकेकार आपके पास ये कि ऊपर आपके पास बड़ा नंबर होना चाहिए, नीचे आपके पास छोटा नंबर होना चाहिए। ओके, तो 2 है आपके पास, ये 2 खुद बन जाएगा आपके पास 1। ओके, और ये जो 2 है ये ब्रा वाले को कैरी दे देगा, ब्रा वाला जो है आके बन जाएगा 10, तो ये आके बन गया 10। अब ये जो 10 है, ठीक है, ये उस ब्रा वाले को कैरी देगा तो बन जाएगा वो खुद 9, तो ये आके बन गया 10 और ये आके बन गया 9। तो ना 10 माइनस का 5 आके बराबर होता है 5 के, 9 माइनस का 2 आके बराबर होता है 7 के, और 1 माइनस का 1 आके बराबर होता है 0 के, ठीक है। अब 0.01 आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। ओके, अब मैं ये 9 वगैरह मिटा रहा हूँ। 0.01 आपके पास जो है ऊपर लिखा हुआ है। अब आपने जो है पॉइंट भी लगा हुआ है, अब आप दोबारा जो है वो जीरो बढ़ा दो। अब आपने जो है वो 125 को एक ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो है वो 750 आ जाए। तो अगर मैं 125 को मल्टीप्लाई करूं दैट इज 12 वन 12 होता है, ठीक है। और 12 5 से आके बराबर होता है 60 के, और 12 6 से आके बराबर होता है 72 के। इसका मतलब ये है कि मुझे 125 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको करके देख भी लेते हैं। 125 ऊपर आएगा और आपके पास जो है वो 6 नीचे आएगा। तो ना 6 5 से आपके पास होता है 30, तो आपके पास 0 यहाँ पे आएगा, 3 ऊपर आएगा, 6 वन 6, 6 12, 12 प्लस 3 आपके पास होगा 15 के, तो 5 यहाँ पे आएगा, वन ऊपर कैरी आएगा, और 1 प्लस 1 आपका बराबर होगा दैट इज 6 2 के। एक मिनट, 6 5 36 यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 ऊपर कैरी 6 12, और
12 प्लस 3 आके 15, तो 15 यहाँ पे वन पर कैरी, और 1 प्लस 1 आके बराबर होता है 12 के, ठीक है। तो अगर मैं 1 to 5 को, आई थिंक सो कि मैंने ये गलत ही किया है, ठीक है। 1 to 5 को एक मैं दोबारा कर लेता हूँ। तो 1 to 5 ऊपर, और आपके पास जो है वो 6 नीचे, ठीक है। सो नाउ 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, एंड 6 5 से आके बराबर होता है 30 के। तो 0 आपके पास यहाँ पे आएगा, और 3 आपके पास यहाँ जाएगा। नाउ 6 1 6 2 12 होता है, 12 प्लस 3 आपके पास बराबर होता है 15 के। तो 5 यहाँ पे आएगा, वन ऊपर कैरी आएगा, 6 1 6 होता है, और 6 प्लस 1 आपके पास 7, 7 होता है। यहाँ पे आ गया आपके पास 7। मैं सही कर रहा था, ठीक है, लेकिन रमजान का महीना है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो 750 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 0। तो आपके पास अगर 2 का डिवाइड करेंगे 125 से, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 0.016। ओके, तो ये आपके पास बन गया 0.016 डिवाइडेड बाय आपके पास 3, और 10 की पावर माइनस का 6 ऊपर है, और 10 की पावर माइनस का 2 नीचे है। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस का 4। अब 0.016 को आपने डिवाइड करना है 3 से। कैसे करेंगे इसको, पॉइंट आगे आप शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो एक बार पॉइंट आगे शिफ्ट करा, दो बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, तीन बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, तो बन गया 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 4, और नीचे आपके पास आएगा 3। सुनो, 3 1 3 होता है, और 3 5 से आके बराबर होता है 15 के। यहाँ पे आके बन गया 3 5 15, और 16 अंदर 3 बाहर, तो 3 5 से आके बनेगा 15, और ये बन जाएगा आपके पास 1। पॉइंट लगाएंगे, जीरो पर आएंगे, और 3 3 आपके पास होता है 9 के। तो ये बन रहा है आपके पास 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 7 ओम डॉट मीटर, विच इज द करेक्ट आंसर। आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास बिल्कुल राइट आंसर है। Question number 9. A small parallel resistance called shunt used to convert a galvanometer into ammeter of suitable range is given by. अब आपके पास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जब हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं शंट को, तो हम लोग जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर एस इक्वल्स टू आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एम मीटर का है। अगर वोल्ट मीटर की बात करेंगे, तो वोल्ट मीटर में हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है आर एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस का आर जी। अच्छा, आपके पास जो शंट रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, हम लोग जो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर के साथ, वो पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और उस शंट रेजिस्टेंस की आपके पास जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो बहुत छोटी होती है। और जो हम लोग वोल्ट मीटर में जो सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, उससे हम लोग कह रहे होते हैं मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर की आपके पास जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब सर्किट की अगर मैं बात करूं, तो सर्किट में आपके पास जो एम मीटर है, सर्किट में आपके पास जो एम मीटर है वो कनेक्ट होता है सीरीज के अंदर। सर्किट में आपके पास जो एम मीटर है वो कनेक्ट होता है सीरीज के अंदर। और आपके पास जो वोल्ट मीटर है, आपके पास जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट होता है पैरेलल के अंदर। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन वेबर अपॉन एम्पियर डॉट मीटर इज, इसको हम लोग कह रहे होते हैं 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर माइनस का 7, क्योंकि आपके पास जो यूनॉट है, यूनॉट की वैल्यू आपके पास होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 7। ओके, और ये आपके पास जो है फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको अदर देन फ्री स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास बन जाएगा यू डी इक्वल्स टू यू नॉट मल्टीप्लाई बाय यू आर। ये जो यू आर है, इसे हम लोग कह रहे होते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि सिर्फ से नंबर होता है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास जो है वो एक अदद डायमेंशन लेस नंबर है। कैसा नंबर है ये, आपके पास जो है वो एक अदद डायमेंशन लेस नंबर है। तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर अटेंडेंस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।